सवाल है, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है, या फिर ये माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है, या फिर सिनर्जिट्स पॉलिन को गाइड करते हैं, या फिर सारे स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर है सारे स्टेटमेंट सही है। देखो, फिलिफॉर्म एपरेटस जो होता है सेलुलर थिकनिंग्स होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है? माइक्रोपाइलर टिप पे। और इसका मेन काम क्या होता है सिनर्जिट्स का? वो होता है पॉलिन टिप को गाइड करना ताकि वो एग एपरेटस तक सही से पहुंचे। अगला सवाल है, ऑटोगैमी उन फ्लावर्स में रेयर होती है जो कि अपना एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इसका आंसर है ये स्टेटमेंट सही है। देखो, ऑटोगैमी मतलब कि पॉलिनेशन जो होता है वो सेम फ्लावर में होता है। अगर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हुए तो फिर वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। अगला सवाल है कि वो कौन कौन से प्लांट है जो कि दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और ऑप्शन है वायला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, या फिर ये तीनों के तीनों। और आंसर है तीनों। वायला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना तीनों दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। वायला को हम लोग कॉमन पेंसी भी कहते हैं। अगला सवाल है, कौन से फ्लावर्स में पॉलिनेटर के बिना भी सीड बनती है? और ऑप्शंस हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स में, या क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, या इन दोनों में, या फिर दोनों में से किसी में नहीं। तो आंसर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्यों? क्योंकि ये फ्लावर्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड होते हैं तो इनमें पॉलिनेटर का कोई रोल होता ही नहीं है, तो इनमें जो सीड बनती है वो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से सीड बन जाती है और वो पक्का बनती है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, जेटेनोगैमी क्या है? और इसका ऑप्शन है ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, या फिर ये जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन है, या फिर ये फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। देखो, जेटेनोगैमी में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता तो है लेकिन सेम प्लांट में हो जाता है, जिसकी वजह से वो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, जो कि फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन तो हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट। इसको क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं, जेटेनोगैमी कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं, या फिर सब कहते हैं? तो इसका आंसर है इसको जीनोगैमी कहते हैं। देखो, ऑटोगैमी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, जेटेनोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट में होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और जीनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि एंथर ऑफ वन प्लांट और स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट इनका एक्सचेंज होता है। इसके बाद अगला सवाल है, प्लांट कितने एबायोटिक एजेंट यूज करता है फॉर इट्स पॉलिनेशन? और इसका ऑप्शन है एक यूज करता है, दो यूज करता है, तीन यूज करता है, या फिर चार एबायोटिक एजेंट यूज करता है। और इसका आंसर है कि दो यूज करता है। अब देखो, इसमें तुम्हें एबायोटिक एजेंट मतलब पता होना चाहिए। एबायोटिक क्या होता है? एबायोटिक मतलब कि जो कि कोई लिविंग बीइंग ना हो। तो इसका आंसर क्या आता है? दो होता है। दो कौन कौन से होते हैं? विंड और वाटर। तो विंड और वाटर क्या हो गया? एबायोटिक एजेंट हो गया। बायोटिक एजेंट कौन से हो गए? एनिमल्स हो गए, है ना, बीस हो गए, मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स हो गए। फिर उसके बाद अगला सवाल है, ज्यादातर प्लांट पॉलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट यूज करते हैं या फिर एबायोटिक एजेंट यूज करते हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं कि बायोटिक एजेंट यूज करते हैं, या फिर एबायोटिक एजेंट यूज करते हैं, या फिर इन दोनों को यूज करते हैं, या फिर दोनों में से किसी को यूज नहीं करते हैं ज्यादातर। और इसका आंसर है बायोटिक एजेंट यूज होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू द एबायोटिक एजेंट्स। इसके बाद अगला सवाल है कि एबायोटिक एजेंट में वाटर जो होता है वो मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू एयर। क्या ये सही है स्टेटमेंट या फिर ये गलत है? तो आंसर ये गलत है। एयर और वाटर में हमेशा ज्यादातर प्लांट एयर यूज करते हैं एज अ मीन्स ऑफ पॉलिनेशन। अगला सवाल है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? और इसके ऑप्शंस हैं कि इनमें लाइट और नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन पाया जाता है, या फिर इनका स्टेमेन वेल एक्सपोज्ड होता है, या फिर इनमें फेदरी स्टिग्मा पाया जाता है, या फिर ये सारे स्टेटमेंट जो होते हैं सही होते हैं। तो इसका आंसर है सारे स्टेटमेंट सही है। देखो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए क्या होगा? पॉलन ग्रेन कैसे होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए, तभी वो जल्दी उड़ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेमेन क्या होना चाहिए? एक्सपोज होना चाहिए, ताकि हवा की वजह से वो तुरंत उड़ जाए। और जो दूसरे प्लांट पे जाएगा उस प्लांट का स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फेदरी होना चाहिए। फेदरी क्यों होना चाहिए? ताकि वो जो उड़ रहे पॉलन ग्रेन है उनको तुरंत कैच कर पाए। कौन सा स्टेटमेंट सही है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए? इसका ऑप्शन है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल एक ओवरी में पाया जाता है, या फिर इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पैक होकर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, या फिर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे ग्रासेस में ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर सब। और इसका आंसर है सब सही है। अगला सवाल है, जो टैसल्स होता है कॉर्न में वो क्या होता है? एंथर होता है, फिलामेंट होता है, या फिर स्टिग्मा स्टाइल होता है, या फिर ये सब होता है? तो इसका आंसर है स्टिग्मा और स्टाइल होता है। और ये क्यों होता है? ताकि वो पॉलन ग्रेन्स ट्रैप कर पाए। पॉलिनेशन बाय वाटर इज, और ऑप्शन है लिमिटेड टू 30 जनरा, मतलब 30 जीनस में ही पाया जाता है, या फिर जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं ये मोस्टली मोनोकॉट में पाए जाते हैं, या फिर ये फ्लावरिंग प्लांट्स में काफी रेयर होता है, या फिर सारे स्टेटमेंट सही है। और इसका आंसर है सब सही है। अगला सवाल है, वाटर पॉलिनेशन किस में प्रेजेंट होता है? एल्गी में प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होता है, या फिर इन सब में प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है कि सब में प्रेजेंट होता है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब में प्रेजेंट होता है। फिर अगला सवाल है, कौन सा प्लांट वाटर से पॉलिनेशन करता है? और ऑप्शन है वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, या फिर सब।
तो इसका आंसर है सब। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा ये सब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। ज़ोस्टेरा को हम लोग सीड क्लास कहते हैं। फिर अगला सवाल है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को यूज करते हैं एज अ मेथड ऑफ पॉलिनेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये लोग वाटर में रहने के बावजूद भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते। उसके बाद अगला सवाल है कि पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन वेलिस्नेरिया में, सी ग्रासेस में, या इन दोनों में, या दोनों में से किसी में नहीं। तो आंसर है वेलिस्नेरिया में। वेलिस्नेरिया में जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और वहां से उठ जाता है फीमेल प्लांट तक। और सी ग्रास, वही जो ज़ोस्टेरा था, मरीन सी ग्रास, इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो वाटर के अंदर ही रिलीज होता है, इसलिए इसको म्यूसिलेज से कवरिंग की जाती है। अगला सवाल है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं इनमें पॉलन ग्रेन को हम लोग वेटिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसको सेलुलोज की कवर देकर, या उस पर स्पोरोपोलिन लगाकर, या उस पर म्यूसिलेज की कवरिंग लगाकर, या इन सबको लगाकर। तो आंसर है इसकी म्यूसिलेज की कवरिंग लगाकर। अगला सवाल है विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। और ऑप्शन है वो कलरलेस होते हैं, वो नेक्टरलेस होते हैं, या वो कलरलेस नेक्टरलेस दोनों होते हैं, या दोनों में से कोई नहीं होता। तो आंसर है वो कलरलेस और नेक्टरलेस दोनों होते हैं। देखो, एयर और वाटर को कलर और नेक्टर से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए वो फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरलेस और नेक्टरलेस होते हैं। वहीं जो फ्लावर्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर और नेक्टर देना पड़ता है एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड। अगला सवाल है इनमें से कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है? और ऑप्शन है बैट्स नहीं है, आर्बोरियल रोडेंट नहीं है, लेमर नहीं है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। सब के सब पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो आंसर है नन, मतलब ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। अगला सवाल है कि लेमर क्या है? ये एक प्राइमेट है या नॉन प्राइमेट? क्या ये बर्ड है या ये एक रेप्टिलिया है? तो आंसर है ये एक प्राइमेट है। उसके बाद अगला सवाल है कि फ्लावर्स फाउल ऑर्डर देकर किसको अट्रैक्ट करते हैं? और ऑप्शन है फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं, या बीटल्स को अट्रैक्ट करते हैं, या फ्लाइज और बीटल्स दोनों अट्रैक्ट होते हैं फाउल ऑर्डर पे, या फिर कोई नहीं। तो आंसर है कि फ्लाइज और बीटल्स दोनों अट्रैक्ट होते हैं फाउल ऑर्डर पे, इसलिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं है? नेक्टर नहीं है, पॉलन ग्रेन नहीं है, फ्रूट्स और सीड नहीं है, या फिर सब? आंसर है इसका फ्रूट और सीड नहीं है। देखो, एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड हम सिर्फ नेक्टर और पॉलन ग्रेन देते, हम उन्हें फ्रूट और सीड नहीं देते। उसके बाद अगला सवाल है कि जो टॉलेस्ट फ्लावर की हाइट कितनी है? और ऑप्शंस हैं 4 फीट है, या 4 मीटर है, या 6 फीट है, या 6 मीटर है। और इसका आंसर है 6। देखो, टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? एमोर्फोफेलस है। देखो, इसमें एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा फीट और मीटर, या यूनिट चेंज कर देगा, तो हमें पता होना चाहिए कि एमोर्फोफेलस फ्लावर की हाइट कितनी है? 6 फीट। उसके बाद अगला सवाल है मोनोसियस फ्लावर्स प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेटिनोगैमी। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर है ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, मोनोसियस फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं फ्लावर में। तो इन फ्लावर्स में ऑटोगैमी तो प्रिवेंट की जा सकती है, लेकिन जेटिनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाती है। तो इसका स्टेटमेंट है ट्रू है। उसके बाद अगला सवाल है इनमें से कौन सा मोनोसियस प्लांट नहीं है? और ऑप्शन है कैस्टर, मेज, पपाया, या फिर सब। तो इसका आंसर है पपाया। देखो, पपाया क्या होता है? डाइशियस प्लांट होता है। डाइशियस प्लांट मतलब क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर होंगे वो अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। मतलब एक प्लांट पे या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा। बाकी कैस्टर और मेज क्या होते हैं? मोनोसियस प्लांट होते हैं। मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होगा वो एक ही प्लांट पे पाया जा सकता है। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि पिस्टिल पॉलन को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर है स्टेटमेंट सही है। देखो, पिस्टिल को पॉलन को आइडेंटिफाई करना होगा ताकि वो पता लगा सके कि पॉलन जो आया है वो कंपैटिबल है कि नहीं। अगर वो कंपैटिबल हुआ तो वो फर्दर ग्रोथ ऑफ पॉलन करा सकता है, अगर वो इनकम्पैटिबल हुआ तो फिर वो उसका फर्दर ग्रोथ रोक देता है। फिर अगला सवाल है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन, या फिर केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन, या फिर फिजिकल और केमिकल दोनों कंपोनेंट से होता है, या फिर इन सब में से किसी से नहीं होता है। तो इसका आंसर है केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन। मतलब कि जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है उसमें पॉलन का जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो इंटरेक्शन करता है पिस्टिल से। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि पॉलन ग्रेन जो कि 2 सेल स्टेज में होता है वो 3 सेल स्टेज में कब कन्वर्ट होता है? पॉलिनेशन के टाइम पे, या पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के टाइम पे, या फिर पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के टाइम पे, या हर एक टाइम पे? तो इसका आंसर है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। देखो, जब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, और जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना शुरू होता है तब जाके हमारा 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहाँ से कहाँ तक के इवेंट को इंक्लूड करता है? और ऑप्शन है पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच जाए वहां तक, या फिर पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब के बनने तक, या फिर पॉलन ट्यूब के बनने से लेकर पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में पहुंच जाती है, या फिर सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है कि पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में रीच कर जाती है। तो देखो, जैसे पॉलन का डिपोजिशन हुआ, फिर वहां पे होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, फिर वहां से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, और ये जो पॉलन ट्यूब होता है जब वो ओव्यूल में पहुंच जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पॉलन डिपोजिशन से लेके पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचने तक ये सारे इवेंट जो होता है ये सब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में इंक्लूड होता है।
फिर अगला सवाल है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसा प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस है या डायनेमिक प्रोसेस है, या फिर दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। तो आंसर है डायनेमिक प्रोसेस है। देखो इसको डायनेमिक प्रोसेस हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलन का पहले रिकॉग्निशन होता है कि हमारा पॉलन है कि नहीं है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि इसका प्रमोशन करा जाए, मतलब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ करा जाए या फिर पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को रोक दिया जाए। तो इसलिए ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं हुआ, ये एक डायनेमिक प्रोसेस हुआ है। अगला सवाल है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज होती है या बैगिंग टेक्निक यूज होती है या दोनों टेक्निक यूज होती है या दोनों में से कोई टेक्निक यूज नहीं होती है। तो आंसर है इसका इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों टेक्निक यूज होती है। देखो इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर का रिमूवल होता है, और बैगिंग क्या होता है, हम लोग पिस्टल को एक बैग से कवर कर देते हैं ताकि उस पर कोई अनवांटेड पॉलन ना रीच कर जाए। तो फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इमैस्कुलेशन टेक्निक की भी और बैगिंग टेक्निक की भी। उसके बाद अगला सवाल है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आता है, या फिर ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन होता है, या फिर फ्रूट का फॉर्मेशन आता है, या फिर सब चीज आता है। तो आंसर है सब चीज आता है। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है और फ्रूट का फॉर्मेशन भी होना शुरू कर देता है। लेकिन खास बात याद रखना कि ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना और ओवरी से फ्रूट में बनना दोनों चीज साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती रहती है। फिर उसके बाद अगला सवाल है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है वो प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आंसर है ये स्टेटमेंट सही है। देखो प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले बनना। देखो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही शुरू हो जाता है ताकि हमारे एम्ब्रियो को रिक्वायर्ड एनर्जी मिल सके। उसके बाद अगला सवाल है कि पॉलन ट्यूब मेल गैमेट कब रिलीज करता है, जब वो एक्सेल में एंटर करता है, या फिर एग अपैरेटस में एंटर करने से पहले, या फिर सिनर्जिड में एंटर करने के बाद, या फिर एंटीपोडल सेल्स में एंटर करने के बाद। तो आंसर है सिनर्जिड में एंटर करने के बाद। देखो जो पॉलन ट्यूब होता है वो मेल गैमेट रिलीज करता है जब वो सिनर्जिड में एंटर करता है, उसके बाद फिर मेल गैमेट मतलब कहाँ रिलीज होता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। उसके बाद अगला सवाल है कि जो दो मेल गैमेट रिलीज होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेंट्रल सेल, या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ द एंटीपोडल। और इसका आंसर है साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। देखो जो मेल गैमेट आता है पॉलन ट्यूब के थ्रू वो रिलीज होता है सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में ही रिलीज होता है, फिर वहां से उसको जहां जाना होता है वो चला जाता है। उसके बाद अगला सवाल है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड होता है मतलब इसके न्यूक्लियस की प्लॉइडी कितनी होती है, 3n होती है। वो ट्रिप्लॉइड इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल सेल का 2 न्यूक्लियस और 1 न्यूक्लियस आता है मेल गैमेट के थ्रू, 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो बनता है वो ट्रिप्लॉइड बनता है। उसके बाद अगला सवाल है डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ किस में पाया जाता है, ब्रायोफाइट में पाया जाता है, या फिर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, या फिर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, या सारे प्लांट किंगडम में पाया जाता है। और इसका आंसर है डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला सवाल है कोकोनट वाटर इज, और ऑप्शन है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। और इसका आंसर है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो जो नारियल का हम लोग पानी पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो किनारे व्हाइट पल्प होता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके बाद अगला सवाल है कि एंडोस्पर्म किस में कंज्यूम नहीं हो पाता है कंप्लीटली, और ऑप्शन है पी में कंज्यूम नहीं होता है, कैस्टर में नहीं कंज्यूम होता है, बीन्स में नहीं कंज्यूम होता है, या फिर ग्राउंडनट में कंज्यूम नहीं होता है। तो इसका आंसर है कैस्टर में कंज्यूम नहीं होता है। अब इसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हुआ है तो फिर इसमें क्या रह जाएगा, एंडोस्पर्म बच जाएगा। तो इस तरह को हम लोग एल्बुमिनस कहते हैं। तो और बाकी पी, बीन और ग्राउंडनट में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्स एल्बुमिनस। फिर उसके बाद अगला सवाल है एम्ब्रियो किस एंड पे डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, चैलिजल एंड पे, या फिर दोनों एंड पे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर है माइक्रोपाइलर एंड पे। देखो चैलिजल एंड क्या होता है, बेसल एंड होता है, लेकिन देखो माइक्रोपाइलर एंड कहाँ होता है, जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है, तो उसी एंड पे हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करता है। अगला सवाल है जाइगोट तभी डिवाइड करता है जब एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आंसर ये स्टेटमेंट सही है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि वो एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एश्योर्ड मतलब क्या होता है, पक्का न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन में कोई कमी ना हो डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसका अगला सवाल है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इज सिमिलर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत। तो आंसर ये स्टेटमेंट सही है। देखो एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो अर्ली स्टेज में हो गया, जैसे कि जाइगोट हो गया, प्रो एम्ब्रियो हो गया, ग्लोबुलर हो गया, तो ये सब जो होता है वो मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम रहते हैं, बाद में जाके ये अलग अलग हो जाते हैं। अगला सवाल है जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने का सीक्वेंस क्या होता है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप बनता है, फिर ग्लोबुलर बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है, या फिर जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर बनता है, हार्ट शेप बनता है, फिर मैच्योर बनता है, या फिर जाइगोट से ग्लोबुलर बनता है, हार्ट शेप बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर मैच्योर बनता है, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो आंसर है ज़ायगोट से सबसे पहले प्रोएम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद ग्लोबुलर बनता है, फिर उसके बाद हार्ट शेप बनता है, तब जाके मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। देखो एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा ग्लोबुलर और हार्ट शेप के पोजीशन में, तो इसको याद रखना। सबसे पहले ज़ायगोट बनता है, फिर प्रोएम्ब्रियो होता है, तो प्रोएम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर आता है, फिर ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप आता है, तब जाके मैच्योर एम्ब्रियो आता है। उसके बाद अगला सवाल है डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या होता है? 2 कॉटिलेडन ही होता है, या फिर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, या फिर दोनों होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है कि कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस दोनों होता है। उसके बाद अगला सवाल है हाइपोकोटाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? और ऑप्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वो पोर्शन होता है जो कि कॉटिलेडन के नीचे पाया जाता है, या फिर हाइपोकोटाइल सिलेंड्रिकल होता है, या फिर हाइपोकोटाइल जो होता है वो टर्मिनेट करता है रेडिकल में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसमें नन ऑफ द अबव, मतलब सारी स्टेटमेंट सही है। वो हाइपोकोटाइल जो होता है वो कॉटिलेडन के नीचे पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, फिर ये हाइपोकोटाइल जो होता है सिलेंड्रिकल होता है और ये रेडिकल बनाता है। अगला सवाल है स्क्यूटेलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ये कॉटिलेडनस होता है, या फिर ये ग्रास फैमिली में पाया जाता है, या फिर ये लेटरल एंड पे पाया जाता है, या फिर सारे स्टेटमेंट सही है? तो आंसर है सारे स्टेटमेंट सही है। देखो ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडन होता है उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं, और ये जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल एंड पे पाया जाता है। कोलियोराइजा जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर है स्टेटमेंट सही है। कोलियोराइजा जो होता है वो एक शीथ होता है जो कि अभी डिफरेंशिएट नहीं होता है। उसके बाद अगला सवाल है एपिकोटाइल के पास क्या क्या होता है? एक शूट एपेक्स होता है, लीफ प्राइमोर्डिया होता है, कोलियोप्टाइल होता है, या फिर सब होता है? तो आंसर इसका सब होता है। देखो एपिकोटाइल क्या होता है? कॉटिलेडन के ऊपर वाला पोर्शन होता है, तो इस पोर्शन में क्या क्या होते हैं? शूट का एपेक्स हो गया, लीफ हो गया और कोलियोप्टाइल होता है। उसके बाद अगला सवाल है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म इज? और ऑप्शन है सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो, या फिर सब। तो आंसर इसका सीड। देखो फाइनली जो एंजियोस्पर्म में बनना होता है वो होता है सीड, तो इसका आंसर है सीड। फिर उसके बाद अगला सवाल है सीड में क्या क्या होता है? और ऑप्शन है एम्ब्रियो एक्सिस होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलेडन होता है, या फिर सब होता है? तो आंसर है सब होता है। देखो अगर तुम एक चने का एग्जांपल लो तो सबसे बाहर जो पाया जाता है वो क्या होता है? सीड कोट होता है, फिर अंदर क्या होते हैं? 2 कॉटिलेडन होते हैं, और 2 कॉटिलेडन के बीच में क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। फिर उसके बाद अगला सवाल है पेरिस्पर्म क्या होता है? परसिस्टेंट सीड होता है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है, परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है, या फिर सब होता है? तो आंसर इसका परसिस्टेंट न्यूसिलस होता है। देखो न्यूसिलस जो कि बच जाता है ना उसे ही हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं, है ना। और पेरिस्पर्म किस में पाया जाता है? ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, इन सब में पाया जाता है। फिर अगला सवाल है कि पेरिस्पर्म किस में एब्सेंट होता है? बार्ले में एब्सेंट होता है, बीट में एब्सेंट होता है, ब्लैक पेपर में एब्सेंट होता है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर है बार्ले में एब्सेंट होता है। देखो पेरिस्पर्म किस में पाया जाता है? ब्लैक पेपर में पाया जाता है और बीट में पाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि इंटेगुमेंट जो होता है वो क्या बनाता है? सीड बनाता है, या फिर इंटेगुमेंट कुछ नहीं बनाता है, फॉल ऑफ कर जाता है, या फिर वो सीड कोट बनाता है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर है इसका सीड कोट बनाता है। देखो इंटेगुमेंट क्या था? आउटर कवरिंग थी, तो ये आउटर कवरिंग क्या? सीड की भी आउटर कवरिंग बनाएगा जो कि होता है सीड कोट। फिर उसके बाद अगला सवाल है माइक्रोपाइल जो होता है वो सीड कोट में एक स्मॉल पोर की तरह रह जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर ये स्टेटमेंट सही है। देखो माइक्रोपाइल स्मॉल पोर की तरह रह जाता है ताकि ऑक्सीजन और वाटर जो होता है वो सीड को मिलती रहे। उसके बाद अगला सवाल है कि ड्राई सीड जो होता है उसमें कितने % मॉइस्चर होता है बाई मास? और ऑप्शन है 5 to 7%, 10 से लेकर 20%, या फिर 10 से लेकर 15%, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर है इसका 10 से लेकर 15%। देखो ड्राई सीड में पहली बात तो मॉइस्चर एकदम कम कर दिया जाता है ताकि वो सीड सड़े ना। अब वो मॉइस्चर कम करके कितना तक रख दिया जाता है? तो सिर्फ 10 से लेकर 15% तक रखा जाता है। अगला सवाल है कि ओव्यूल का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट बनना ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलती है। स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आंसर स्टेटमेंट सही है। देखो ओव्यूल से जो सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है, ये दोनों जो प्रोसेस होती है हमारे प्लांट में, ये दोनों चीज साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले सीड बन जाती है फिर फ्रूट बनता है, दोनों साथ साथ बनते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि कौन सा इनमें से फ्लैशी फ्रूट नहीं है? गुआवा, ग्राउंडनट, मैंगो, ऑरेंज? तो आंसर है इसका ग्राउंडनट। ग्राउंडनट कैसा है? ड्राई फ्रूट है। फिर अगला सवाल है कि फ्रूट जो कि सिर्फ ओवरी से बनते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं, फ्लैशी फ्रूट कहते हैं, या फिर दोनों कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर इसका ट्रू फ्रूट कहते हैं। फिर अगला सवाल है कि फ्रूट जो कि सिर्फ ओवरी से बनते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं, फ्लैशी फ्रूट कहते हैं, या फिर दोनों कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर इसका ट्रू फ्रूट कहते हैं। फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए सही नहीं है? और ऑप्शन है कि फ्रूट जो डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, या फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन डालने से वो इंड्यूस किया जा सकता है, या फिर बनाना जो होता है ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव, मतलब सारे स्टेटमेंट सही होते हैं। फिर अगला सवाल है सीड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है?
तो आंसर स्टेटमेंट सही है। देखो सीड जो होता है वो अलग अलग एरिया में फैलता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है। अब उसकी वजह से क्या करता है, वो कॉलोनी बनाता है उस स्पीसीज की अलग अलग एरिया में। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज के जो सीड होते हैं वो कई सालों तक वायबल रहते हैं। स्टेटमेंट सही है, गलत है? तो आंसर स्टेटमेंट सही है। देखो हम लोग सीड इसलिए ही बनाते हैं ताकि कई सालों तक, कई महीनों नहीं कई सालों तक हमारी सीड की वायबिलिटी बनती रहे। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है लुपिनस आर्टिकस के लिए? ये एक ल्यूपाइन होता है, या फिर ये आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था, या फिर ये फ्लावर किया था आफ्टर 10,000 ईयर्स, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर है नन ऑफ द अबव, मतलब सारे स्टेटमेंट सही है। लुपाइन मतलब फबेसी फैमिली में आता है, और फिर इसको आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था, और ये फ्लावर किया था 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी के बाद हुई। अगला सवाल है कि फिनिक्स डैक्टिलिफेरा जो होता है कितने साल पुराना वायबल सीड है? और इसका ऑप्शन है 2000 साल, या 5000 साल, या 10,000 साल, या फिर 1000 साल। तो आंसर इसका 2000 साल पुराना। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है फिनिक्स डैक्टिलिफेरा के लिए? और ऑप्शन है कि ये किंग हेरोड पैलेस में डिस्कवर किया गया था, ये डेड सी के पास पाया गया था, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर है दोनों स्टेटमेंट सही है। इनमें से किस फ्रूट में कई सारे सीड पाए जाते हैं? और ऑप्शन है ऑर्किड, ओरोब्रिंकी, स्ट्रीगा, या फिर सब। तो आंसर है सब। अगला सवाल है कि फाइकस कैन प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज बायोमास ओवर द ईयर्स, ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर है ये ट्रू है। देखो फाइकस तो पहली बात लार्ज नंबर ऑफ सीड बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड बनाता है तो फिर कई जगह फैलता है, कई सारे फाइकस के पेड़ बनाता है, और जिसकी वजह से ये कई सालों में बहुत ज़्यादा बायोमास बना सकता है। उसके बाद अगला सवाल है, एपोमिक्सिस किस में देखा जाता है? एस्टेरेसी के कुछ स्पीसीज में, या ग्रासेस में, या दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर है दोनों, मतलब कि ग्रासेस और एस्टेरेसी के कुछ स्पीसीज में हम लोग एपोमिक्सिस देख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? ऑप्शन है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का होता है, या फिर 7 सेल 8 न्यूक्लियस का होता है, या फिर 8 सेल 8 न्यूक्लियस का होता है, या फिर 8 सेल 7 न्यूक्लियस का होता है। और इसका आंसर है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है। मतलब कि एम्ब्रियो सैक में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन 7 सेल पे 7 न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल सेल होता है उसमें एक सेल में ही 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट हो जाता है। अगला सवाल है, एपोमिक्सिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, या फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, या फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मिमिक करता है? तो आंसर है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। मतलब कि ये होता तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन हमें लगता है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सवाल है, पोलर न्यूक्लिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल, दूसरा ऑप्शन है एग अपैरेटस के ऊपर होता है, तीसरा ऑप्शन है एग अपैरेटस के बिलो होता है, या फिर सारे स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर है प्रेजेंट अबव एग अपैरेटस। देखो सेंट्रल सेल में ही पोलर न्यूक्लिया पाया जाता है, लेकिन एग्जाम में इसमें कंफ्यूज कराएगा कि पोलर न्यूक्लिया एग अपैरेटस के ऊपर होते हैं या एग अपैरेटस के नीचे होते हैं। तो याद रखना कि पोलर न्यूक्लिया एग अपैरेटस के नीचे होते हैं। अगला सवाल है, एग अपैरेटस कहाँ पाया जाता है? माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है, चैरिजल एंड पे पाया जाता है, या फिर दोनों एंड पे पाया जा सकता है, या फिर दोनों एंड में से किसी एंड पे नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है। एग अपैरेटस कहाँ होगा? जहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, और पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ होती है? माइक्रोपाइल से होती है। तो फिर माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है? एग अपैरेटस होता है।